सो हे यूट्यूब फैमिली। कल हमने प्रॉपर्टी इंडेक्स ऑफ सोयल पढ़ी थी। तीन प्रॉपर्टी पढ़ी थी: यूनिट वेट, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। फोर्थ, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल और कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स। फाइन मतलब छोटे पार्टिकल्स, कोर्स ग्रेन पार्टिकल मतलब बड़े पार्टिकल। सोयल के पार्टिकल्स की बात करें हम यहाँ पे। अब कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स, कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स, कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स में कौन कौन सी सोयल होती है? एक ग्रेवल्स हो सकती है और एक हो सकती है भाई सैंड। फाइन ग्रेन पार्टिकल्स, फाइन ग्रेन पार्टिकल्स में सीट हो सकती है भाई और एक क्ले हो सकती है। अब इनके साइज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने हमको। तो ग्रेवल्स, ग्रेवल्स बड़े पार्टिकल्स है। पार्टिकल साइज 80 mm से स्टार्ट होता है और ये होता है 80 mm से 4.75 mm तक। ये है ग्रेवल का साइज। अगर 4.75 mm से साइज है 75 माइक्रोन, तो वो होता है सैंड। अगर 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक का पार्टिकल है वो होती है सिल्ट। और 2 माइक्रोन से छोटा वो क्ले होती है। अब इनको इनको एनालाइज कैसे करेंगे? अब ग्रेवल्स है, सैंड है, इनको तो भाई थोड़े पार्टिकल्स बड़े हैं, इनको तो सीव एनालिसिस से कर सकते हैं। हमने सीव एनालिसिस कॉलेज में भी कर रखी है, आपको याद होगा। बट उसका है ना, जो हम सीव को अरेंज करते हैं वो याद नहीं रहता बच्चों को। उसके लिए अब एक ट्रिक बताता हूँ और सीव एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले सीजीपीए मतलब कोर्स ग्रेन पार्टिकल को एनालाइज करते हैं। सबसे बड़ा पार्टिकल था, हमने पढ़ा अब, ग्रेवल। उसका साइज था 80 mm से स्टार्ट हो रहा था वो, 80 mm। फिर इसका आधा कर दो, 40 mm हो गया, 40 mm। फिर इसका आधा कर दो, 20 mm हो गया। फिर इसका आधा कर दो, 10 mm हो गया। फिर से आधा कर दो, 5 mm। बट अब 5 mm नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे 4.75 mm, 4.75 mm। अब फिर इसका आधा कर दो, आधे से बस याद रखना क्या लिखेंगे, 2.36 mm। अब फिर इसका आधा कर दो, 1.2 mm, 1.12 mm। अब फिर इसका 1.18 mm। फिर इसका आधा कर दो, अब भाई 1.18। इसको हम 1.18 नहीं, इसको हम 1200 पढ़ लेते हैं, 1200 माइक्रोन। 1200 माइक्रोन का आधा करते हैं अब, 600 माइक्रोन। अब इसका आधा कर दो, 300 माइक्रोन। अब इसका आधा कर दो, 150 माइक्रोन। और अब इसका आधा कर दो, 75 माइक्रोन। हमने पढ़ा था कि ग्रेवल्स यहां तक होता है, फिर सैंड ये साइज होता है सैंड का। अब सीव एनालिसिस करते हैं हम सबसे जो बड़ी सीव होती है उसको ऊपर रखते हैं साइज में, जो सबसे बड़ी होती है। फिर नीचे, फिर उसके नीचे छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, ऐसे अरेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, सीव करते हैं, छानते हैं। जैसे चून चून को छानते हैं हम, 10 मिनट तक छानते हैं, 10 मिनट्स। हम मैनुअली भी छान सकते हैं, जैसे चून को छानते हैं छलनी से। ये छलनी होती है, सीव छलनी टाइप की होती है,
और मैकेनिकली भी छान सकते हैं। मैकेनिकली कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीन्स होते हैं, उससे भी छन सकती है। जो इक्विपमेंट्स होते हैं उससे भी हम 10 मिनट तक छानेंगे। अब क्या होगा, जैसे हमने 100 ग्राम सोयल ली, 100 ग्राम में से कुछ 20 ग्राम सोयल इसमें रहेगी, यहाँ 20 ग्राम सोयल रहेगी। मान लो कि 10 ग्राम यहाँ रहेगी, मान लो 5 ग्राम यहाँ रहेगी, 20, 30, 5, 35 और 5 ग्राम यहाँ रहेगी, 40, 10 ग्राम यहाँ रहेगी, 50, कुछ भी वैल्यू ले रहा हूं मैं समझाने के लिए बस। 5 ग्राम यहाँ रहेगी, 55, 15 ग्राम यहाँ रहेगी, 55 और 70, फिर 5 ग्राम यहाँ रहेगी, 75, फिर 10 ग्राम यहाँ रहेगी, 85, और यहाँ पे रिटेन हो गई 10 ग्राम, और यहाँ पे चली गई 5 ग्राम रिटेन हो गई। ऐसे हम सीव एनालिसिस करते हैं और इसके नीचे पेन लगा देते हैं। एक पेन होता है मतलब जिसमें जो जितनी भी सोयल बची ना, अब यहाँ पे तो 0 ग्राम सोयल बच रही है, मतलब सैंड थी लास्ट, उससे नीचे कुछ था ही नहीं। तो पेन में हम कलेक्ट करते हैं जो सोयल बचती है, जो उससे भी छोटी सोयल होती है, सिल्ट होती है, क्ले होती है, फिर फाइन ग्रेन सोयल होती है, उसको हम इस पेन में कलेक्ट कर लेते हैं। सो पहले हम ये ऐसे करते हैं सीव एनालिसिस। सो हम क्या करते हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम क्या करते हैं कि साइज लिखते हैं पहले यहाँ पे, जैसे 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm ऐसे। अगर हम कर रहे हैं ग्रेवल्स का साइज डिस्ट्रीब्यूशन तो हम सिर्फ यहाँ तक लेते हैं सिव को। अगर हम कर रहे हैं सैंड का तो यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, सिव्स को अरेंज करते हैं, साइज लिख देंगे सबका, फिर वेट रिटेन्ड, मतलब वेट रिटेन मतलब कितनी सोयल बची, कितनी सोयल इसमें रिटेन हुई। जैसे कि 80 mm में हुई थी 20 ग्राम, 40 mm में 10 ग्राम। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी परसेंटेज वेट रिटेन निकालते हैं, परसेंटेज। अब 100 ग्राम में से 20 ग्राम रिटेन हो रही है, मतलब 20%, 10% ऐसे। अब हम क्या करते हैं, इसकी क्यूमुलेटेड वेट रिटेन निकालते हैं, मतलब क्यूमुलेटेड वेट रिटेन्ड, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव, फर्स्ट एज इट इज, फिर 20 + 10 30, ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड है, परसेंटेज वेट रिटेन्ड ऐसे निकाल देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमको निकालना है परसेंटेज फाइनर, n%। इसको मिटो देता हूं, मैं रब कर देता हूं इसको एक बार। n%, वो क्या होता है, ये 100% माइनस क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड, जो ये कॉलम है इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगी n%। मतलब इतनी परसेंट फाइनर है पार्टिकल्स, जैसे कि यहाँ पे आ गया 100 में से 20, मतलब 80%, मतलब 80% पार्टिकल इस 80 mm से छोटे हैं। इसका मतलब ये है n% का। हम ऐसे करते हैं, एक टेबल बना देते हैं। अब भाई हमको है ना, एक कैसे गलांडे, ऑथर कैसे गलांडे साहब थे तिरजागी साहब के असिस्टेंट जी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि सोयल को हम कैसे बता सकते हैं कि सोयल कैसी है, सोयल कैसी है। हमने क्या किया, हमने एक एक पार्टिकल लिया सोयल का और उसको अरेंज करने लग गए। जैसे फर्स्ट पार्टिकल लिया, साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करने लग गए, उसका साइज आया ऐसा, ऐसा साइज आया उसका पार्टिकल्स का, मतलब छोटे होते गए।
इसको हम बोलते हैं वेल ग्रेडेड सोयल। वेल ग्रेडेड सोयल। इसके अलावा कुछ भी पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन आए, कुछ भी कैसा भी पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन आए, उसको हम बोल देंगे पुअरली ग्रेडेड सोयल। अब भैया ऐसा हो सकता है कि सारे पार्टिकल्स का साइज सेम हो, तो क्या करेंगे? मतलब यूनिफॉर्म साइज है, उसको हम बोल लेंगे यूनिफॉर्मली पुअर ग्रेडेड सोयल। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल का साइज हो ऐसे, बीच में कुछ पार्टिकल का साइज मिसिंग हो, बीच में कुछ साइज मिसिंग है, इसको हम बोल लेंगे गैप, पुअरली गैप ग्रेडेड सोयल। पुअरली गैप ग्रेडेड सोयल, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ा। कैसे ग्रांडे साहब आए, उन्होंने बोला कि उन्होंने दो कांस्टेंट दिए, एक कांस्टेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और एक दिया कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। और एक उन्होंने दिया कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CC। उन्होंने बोला कि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU इज इक्वल्स टू D60 डिवाइडेड बाय D10 और CC इज इक्वल्स टू D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय D60 इंटू में D10। अब भाई CU CC हमने दो कोफिशिएंट निकाल लिए, ये क्या बता रहा है? कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, अगर इसकी वैल्यू 6 से ज्यादा है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 6 से ज्यादा है, तो उसको हम बोल लेंगे वेल ग्रेडेड सैंड। और अगर कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू 4 से ज्यादा है, उसको हम बोल लेंगे वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स। अब CC, पहले अगर CU की वैल्यू 1 है या फिर 2 से कम है, तो उसको हम बोल लेंगे पुअरली यूनिफॉर्म ग्रेडेड। अब CC की वैल्यू अगर 1 है या 1 से 3 तक है, 1 2 3 कुछ भी है, तो वो हो जाएगा वेल ग्रेडेड सैंड। वेल ग्रेडेड सैंड। अगर CC की वैल्यू 1 2 3 नहीं है, 1 से कम है, 1 से कम है, या फिर CC की वैल्यू 3 से ज्यादा है, तो हम उसको बोल लेंगे पुअरली गैप ग्रेडेड। ये इन्होंने बोला है। अब ये D60 D10 ये क्या है? D30 D60 D10 ये क्या है? मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, मैं बताता हूँ D60 D10 D30 क्या है। एक इन्होंने दिया है एक पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। उसमें हम क्या करते हैं,
यहाँ पे तो n% लिखते हैं। हमने पहले यहाँ निकाला था कि n% क्या होता है, क्यूमुलेटेड वेट रिटेन माइनस में 100 माइनस क्यूमुलेटेड वेट रिटेन होता है n%। वाई एक्सिस में तो वो लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं log ऑफ डी। डी क्या है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे 80 mm, 40 mm, 30 mm, ये लोग में लिखते हैं। log ऑफ D1, log ऑफ D2, ऐसे। अब इन्होंने बोला कि जो ग्राफ अगर ऐसे आया, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का अगर ग्राफ ऐसे आया, इसका मतलब है कि ये वेल ग्रेडेड सोयल है, वेल ग्रेडेड सोयल का ग्राफ है ये। अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला कि वेल ग्रेडेड सोयल का है? आप देख रहे हो कि वेल ग्रेडेड सोयल में सभी साइज के पार्टिकल आ रहे हैं, रेंज इसकी बहुत बड़ी है, और इसमें भी ये रेंज शो कर रहा है, ये ग्राफ रेंज शो कर रहा है, और इसमें भी रेंज बड़ी है, इसलिए हमने इसको बोला वेल ग्रेडेड सोयल का ग्राफ। उसने बोला अगर ग्राफ ऐसा आए, इसका मतलब है कि रेंज छोटी है। रेंज छोटी होने का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ एक ही साइज के पार्टिकल है, तो ये है यूनिफॉर्म पुअरली ग्रेडेड सोयल का ग्राफ। अब उसने बोला कि अगर ग्राफ ऐसा आए, बीच में से कांस्टेंट हो, मतलब बीच में कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, कुछ साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, इसको बोल दिया पुअरली गैप ग्रेडेड सोयल का कर्व। अब क्या होता है कि जैसे कि n% फाइनर, मतलब D60, D30, D10, जैसे ये D60 है, मतलब 60%, 60% से फाइन पार्टिकल्स कितने हैं, वो साइज जिससे 60% पार्टिकल्स फाइनर है, वो होता है D60। ऐसे ही D10, D30, मतलब D10 मतलब कि वो साइज पार्टिकल्स का उससे 10% फाइनर है पार्टिकल्स, 10% पार्टिकल छोटे हैं, उससे 90% तो बड़े हैं पार्टिकल्स। ये है D60, D10, D30 का मीन्स। अब हम आते हैं सैंड को एनालाइज करते हैं भाई, फाइन ग्रेन सॉइल को एनालाइज करते हैं। तो अब हम करते हैं सिल्ट को एनालाइज। हमने पढ़ा था कि सिल्ट का साइज होता है 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक। अब इसको हम इससे सीव एनालिसिस तो सीव एनालिसिस से तो एनालाइज कर नहीं सकते, क्योंकि भाई इतनी छोटी सीव कौन बनाएगा, कौन करेगा एनालाइज, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम किसके लिए कर रहे हैं, सिल्ट के लिए। अब सेडिमेंटेशन किस पार्टिकल की होती है, हमने एक स्टोक्स लॉ पढ़ा था एफएम में। एफएम में होता है कंसेप्ट स्टोक्स लॉ का, वहां पे स्टोक्स लॉ की अलग रेंज होती है, यहाँ पे स्टोक्स लॉ की अलग रेंज होती है सोयल के लिए, कि 0.2 mm से 0.2 माइक्रोन तक, मतलब थोड़ी बहुत क्ले भी आ रही है, क्ले के पार्टिकल्स भी आ रहे हैं, इसको हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस से एनालाइज कर सकते हैं। ये स्टोक्स लॉ की रेंज। इस पार्टिकल्स के लिए स्टोक्स लॉ लग सकता है। अब सेडिमेंटेशन एनालिसिस, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है पेपर के लिए, कि स्टोक्स लॉ के लिमिटेशंस और ये क्या कहती है।
भाई ये कहती है कि जो पार्टिकल्स सेटल हो रहे हैं ना, सेडिमेंटेशन एनालिसिस इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं हम, जो पार्टिकल्स सेटल हो रहे हैं ना वो स्पेरिकल शेप के हैं। इसने बोला कि स्पेरिकल शेप के पार्टिकल्स हैं। फिर इसने बोला कि जो पार्टिकल सेटल हो रहे हैं वो इंडिविजुअली सेटल हो रहे हैं, मतलब ग्रुप में सेटल नहीं हो रहे, मतलब डिस्क्रीट सेटलिंग, डिस्क्रीट सेटलिंग हो रही है। बट भाई साइज का पार्टिकल्स का साइज तो बहुत छोटा है, ये स्पेरिकल नहीं होते साइज पार्टिकल, ये होते हैं फ्लैग की नेचर के। इसकी लिमिटेशन है, ये ईएससी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उसने बोला था कि डिस्क्रीट सेटलिंग, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, इंडिविजुअली सेटल नहीं होते कभी भी, क्योंकि इनका वेट इतना नहीं है कि ये सेटल हो पाए, तो ये सेटल होते हैं ग्रुप में, फ्लोकुलेटेड सेटलिंग। कि जो ये मीडियम है जिसमें सेटल कर रहे हैं वो इनफाइनाइट मीडियम है। बट ऐसा नहीं होता, ये फाइनाइट मीडियम होता है। ये थी इसकी लिमिटेशंस और ये स्टोक्स लॉ था, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं फिफ्थ अपनी प्रॉपर्टीज पे, इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सोयल पे। सो फिफ्थ प्रॉपर्टी है कंसिस्टेंसी ऑफ सोयल, कंसिस्टेंसी ऑफ सोयल। इसकी डेफिनेशन, कंसिस्टेंसी ऑफ सोयल क्या कहती है कि कंसिस्टेंसी ऑफ सोयल वो प्रॉपर्टी है सोयल की जो डिस्क्राइब करती है, डिस्क्राइब डिग्री ऑफ फर्मनेस, कि सोयल सॉफ्ट है, फर्म है, हार्ड है, कैसी है सोयल। सो हम आते हैं, एक सैंड होती है, एक क्ले होती है। सैंड मतलब रेत, आपने देखा होगा रेत, और क्ले भी आपने देखी होगी। सपोज चिकनी मिट्टी ले लो, या जिससे मटका बनता है वो ब्लैक कॉटन सोयल ले लो, दोनों ड्राई कंडीशन में है। अब हम ड्राई कंडीशन में सैंड को फेंकेंगे किसी के ऊपर, जैसे मैं अपने दोस्त के ऊपर सैंड को फेंक रहा हूं, तो वो पार्टिकल्स जो सैंड के हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। आप कभी करके देखना, पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे, रेत के पार्टिकल्स, सैंड के पार्टिकल्स सेपरेट हो गए। अब अगर वही क्ले है, मिट्टी है, वो ड्राई कंडीशन में है, उसको फेंक के देखना, उसको जोर से लगेगी और वो आपको मारेगा। फिर क्ले ड्राई कंडीशन में सॉलिड की तरह बिहेव करती है, जिसको हम डला बोलते हैं, डला। अब ये कंसिस्टेंसी ऑफ सोयल है, ये बताता है इनडायरेक्टली कि स्ट्रेंथ ऑफ सोयल क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ सोयल। अब आप सैंड से और क्ले से, दोनों से मटका बना के देखना, भाई क्या होगा कि सैंड से जब हम मटका बनाएंगे तो जब हम उसमें पानी डालेंगे तो मटका बनेगा ही नहीं, कभी करके देखना, बनेगा नहीं, मतलब वो खिंचेगा नहीं, शेप में चेंज नहीं होगा, मतलब प्लास्टिसिटी नहीं है उसमें, इसमें नो प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी नहीं है। बट क्ले से हम ब्लैक कॉटन सोयल से बनाते हैं, उसमें हमने पढ़ा था कि प्लास्टिसिटी आई होती है, मोन्टमोनलाइट मिनरल होता है, मतलब प्लास्टिसिटी है। सो ये कंसिस्टेंसी ऑफ सोयल ये डिस्क्राइब करता है कि सोयल प्लास्टिक है या कैसा है। अब एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अटरबर्ग, उन्होंने क्या करा, एक सोयल ली, ड्राई सोयल,
सॉलिड्स और एयर, इसकी वॉल्यूम थी वॉल्यूम ऑफ ड्राई। फिर उन्होंने क्या करा, इसमें वाटर कंटेंट इंक्रीज करा, मतलब वाटर डाला। सोयल की वॉल्यूम वही है, सेम है, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ड्राई के बराबर है। वाटर, एयर। फिर उन्होंने क्या करा, फिर से पानी डाला। अब उन्होंने इतना पानी डाला कि जस्ट सैचुरेटेड हो गया सोयल। सोयल जस्ट सैचुरेटेड हो गई। सोयल, सॉलिड सेम है, सॉलिड्स सेम है, अब पानी है बस। और हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉइड्स फिल है बिल्कुल पानी से, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंडीशन। ये सैचुरेटेड कंडीशन आ गई, मतलब S इज इक्वल्स टू 1। और वॉल्यूम अभी भी ड्राई है। अब उन्होंने क्या किया, फिर से पानी डाला। अब क्या हुआ कि वॉइड्स तो पानी से भर चुकी है, फिर पानी डाल लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इंक्रीज होगी, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो गई सोयल की, V1 वॉल्यूम। सॉलिड सेम थे, वाटर इंक्रीज तो वॉल्यूम ऑफ सोयल इंक्रीज। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी है, अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वाटर से भरी हुई है बिल्कुल, अब भी कंडीशन वही है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वाटर से भरी हुई है, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1। बट इस कंडीशन को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। मतलब व्हेन वाटर कंटेंट इंक्रीज देन वॉल्यूम ऑफ सोयल इंक्रीज। अब अटरबर्ग साहब ने क्या बोला, उन्होंने एक अटरबर्ग कर्व बनाया। उन्होंने बोला कि वाटर कंटेंट है और यहाँ वॉल्यूम है वाई एक्सिस पे। तो उन्होंने बोला कि जैसे जैसे मैं वाटर कंटेंट इंक्रीज कर रहा हूँ, जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा हूँ, तो मैंने वाटर कंटेंट इंक्रीज करा तो वॉल्यूम ऑफ जो सोयल है वो इंक्रीज नहीं हो रही, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोयल ड्राई वॉल्यूम के बराबर है। वाटर कंटेंट इंक्रीज करा, कब तक, जब तक सैचुरेशन कंडीशन है S इज इक्वल्स टू 1 तक। फिर उन्होंने क्या बोला कि अब मैं जब वाटर इंक्रीज कर रहा हूं तो उसके साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है, मतलब ये वाटर कंटेंट इंक्रीज तो वॉल्यूम इंक्रीज, उन्होंने बोला। फिर उन्होंने बोला कि मैंने पानी डाला जैसे कि हम क्ले में, मतलब हम ले लेते हैं अपनी वही मुल्तानी मिट्टी, हम लगाते हैं, लड़कियां तो सबसे ज्यादा लगाती है। तो हमने मुल्तानी मिट्टी ली और मुल्तानी मिट्टी लेके उसमें पानी डाला, पानी डाल के हम लगाते हैं, तो एक टाइम में ऐसा आएगा वो प्लास्टिसिटी गेन कर लेगी अपनी, जैसे हम मटका बनाते हैं, वो पानी डाल के हम मटका बनाते हैं तो एक प्लास्टिसिटी गेन कर लेता है। मतलब इतना वाटर कंटेंट डाला कि उसने प्लास्टिसिटी गेन कर लिया। और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा वो VP, वॉल्यूम एट प्लास्टिक लिमिट। अब हमने फिर पानी डाला। अब भाई मुल्तानी मिट्टी में पानी डाल लेंगे तो फ्लो करने लग जाएगी लिक्विड के साथ, और लिक्विड के साथ फ्लो करेगी तो मतलब वो लिक्विड लिमिट पे पहुंच गई, WL, VL। अब हम देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब स्लोप स्ट्रेट है। स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप सेम है सबका, मतलब dy/dx होता है स्लोप वाई एक्सिस पे। जैसे VS ले ली, पहले VL ले लिया, VL माइनस VP, और एक्स एक्सिस में इसके कोरस्पॉन्डिंग WL माइनस WP।
इज इक्वल्स टू Vp माइनस Vs डिवाइडेड बाय P माइनस WS इज इक्वल्स टू WL, यहाँ Vs की जगह ना वॉल्यूम ऑफ ड्राई लो। अब VL माइनस में VD डिवाइडेड बाय WL माइनस में WS। यह स्लोप ऑफ अटरबर्ग कर्व, और स्लोप होता है सेम। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। अब उसके बाद इन्होंने बोला कि जैसे कि हम ले लेते हैं, पहले इसको समझते हैं अच्छे से, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। हम आटा गूंदते हैं, तो आटा गूंदते हैं उसमें पानी डालते हैं आटा गूंदने के लिए। तो हमने जैसे पानी डालना ना, तो एक टाइम ऐसा आया कि जब उसकी मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होने लग गई। एक टाइम तक श्रिंक नहीं कर रहा था, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रही थी। इस वाटर कंटेंट के बाद उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होने लगी, श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज पे, वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज। और एक टाइम ऐसा आया कि वो प्लास्टिक मतलब आटा बन गया, आटा बन गया मतलब प्लास्टिक लिमिट आ गई। फिर एक टाइम ऐसा आया अगर हम बहुत ज्यादा पानी डाल देते हैं, फिर मम्मी पिट्टे की चून खराब कर दिया, क्योंकि वो फ्लो करने लग जाएगा चून, उसको हम बोलते हैं लिक्विड लिमिट। बच्चों को श्रिंकेज और स्वेलिंग का मतलब नहीं पता होता। श्रिंकेज, श्रिंक करना, वॉल्यूम डिक्रीज करना। स्वेलिंग मतलब स्वेल करना, स्वेल, वॉल्यूम इंक्रीज करना। हमने कर्व पढ़ा था, यहां तक इस वाटर कंटेंट तक वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रही। फिर हम जैसे जैसे वाटर कंटेंट इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज मतलब स्वेलिंग स्टार्ट हो रही है। और मतलब जैसे जैसे वाटर कंटेंट डिक्रीज कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा उसके बाद श्रिंक करना बंद कर जाएगा, मतलब श्रिंकेज बंद होगी। इस वजह से हम इसको श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं, या वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं। मतलब वॉल्यूम, वाटर कंटेंट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने के साथ वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रही है। बट एक टाइम ऐसा आया कि वाटर कंटेंट डिक्रीज कर रहे हैं बट वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हो रहा है। अब भाई कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसमें वाटर कैसे कम कर रहे हैं, वाटर कंटेंट कैसे कम कर रहे हैं। भाई धूप में रख दो सोयल को, वाटर कंटेंट कम होता रहेगा। अटरबर्ग साहब ने बोला कि 4 स्टेजेस होती है सोयल की। फर्स्ट, जिसमें वो सॉलिड स्टेज में होता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि सेमी सॉलिड स्टेज में, सेमी सॉलिड। उसके बाद उन्होंने बोला प्लास्टिक स्टेज गेन कर लेता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि लिक्विड स्टेज में चला जाता है, फोर्थ स्टेज, लिक्विड स्टेज। ये 4 स्टेजेस बोल ली। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट सभी को। फर्स्ट, लिक्विड लिमिट मतलब वो वाटर कंटेंट जिस पे सोयल लिक्विड की तरफ फ्लो करने लग गया, ये डेफिनेशन है। उसके बाद एक डेफिनेशन ये होगी, सेकंड, वो वाटर कंटेंट जिस पे सोयल ने अपनी प्लास्टिसिटी को कन्वर्ट कर दिया, प्लास्टिक स्टेज से वो लिक्विड स्टेज में चला गया, ये होती है सेकंड डेफिनेशन। फिर हम बात करते हैं कि इस लिक्विड लिमिट को हम निकाल लेंगे कैसे। कैसे ग्रांडे साहब ने टेस्ट दिया इस पे। उन्होंने बोला, उन्होंने कैसे ग्रांडे, उन्होंने एक थाली देखी होगी आपने सभी ने, कटोरा टाइप एक थाली सी होती है, वो देखी होगी वही।
उन्होंने ये लिया, उन्होंने क्या करा, इसके नीचे एक रबर बेस रख दिया, और इसको कनेक्ट कर दिया एक हैंडल से। जब हम इस हैंडल को रोटेट कर रहे हैं ना, इसको हैंडल को रोटेट करेंगे, तो ये 1 सेंटीमीटर राइज होएगा और 1 सेंटीमीटर फॉल होएगा। ठीक है, तो उन्होंने इसमें सोयल डाल दी, सोयल डाल दी। सोयल डाल के एक होता है ग्रोविंग टूल, ग्रोविंग टूल, इसको हम कैसे ग्रांडे टूल भी बोलते हैं। सोयल डाल दी, सोयल डाल के उन्होंने क्या किया कि इसको है ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ग्रोविंग टूल एक चक्कू टाइप होता है, ऐसे काट के 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि वाटर कंटेंट है इसमें कुछ, तो हम क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं और नंबर ऑफ ब्लोस चेक करते हैं कि कितने नंबर ऑफ ब्लोस के बाद, कितनी रोटेशन के बाद जो ये है, ये सोयल है 1.5 इंच पास आई है, नजदीक आ रही है 1.5 इंच। मतलब 1 इंच मतलब 25.4 mm। हाफ इंच मतलब, सॉरी ये 1.5 नहीं, हाफ है, मैं गलती से बोल गया था। हाफ इंच मतलब समथिंग कुछ 25.4 मतलब 12 पॉइंट समथिंग कुछ mm पास आ रही है, इन्होंने बोला। तब तक हम ये घुमाते रहेंगे, नंबर ऑफ ब्लोस चेक करेंगे। उन्होंने फिर एक कर्व दिया, उन्होंने बोला कि वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लोस, इसको लॉग में लिया। अब भाई इसने क्वेश्चन आ जाता है कि लॉग में क्यों लिया नंबर ऑफ ब्लोस को, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को। तो इसका आंसर है कि इन्होंने क्या किया कि कर्व ताकि स्ट्रेट आए, कर्व को स्ट्रेट लाने के लिए इन्होंने लॉग में लिया। और ये जैसे कि n1 नंबर ऑफ ब्लोस थी, लॉग में लेते हैं हम इसको। n1 नंबर ऑफ ब्लोस पे वाटर कंटेंट जब ज्यादा था, तो n1 नंबर ऑफ ब्लोस पे ये 1 सेंटीमीटर 12 पॉइंट समथिंग mm पास आ रहा था n1 नंबर ऑफ ब्लोस पे। फिर हमने क्या किया, वाटर कंटेंट डिक्रीज कर दिया। वाटर कंटेंट डिक्रीज करेंगे तो आपको पता है कि जब वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, पानी ज्यादा होता है सोयल में, तो वो जल्दी जल्दी फ्लो करता है। और जब वाटर कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा, मतलब वो थोड़ा लेट फ्लो करेगा, मतलब उसको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ज्यादा चाहिए। अब W2 वाटर कंटेंट पे नंबर ऑफ ब्लोज ज्यादा लग गए। अब लिक्विड लिमिट तो आई नहीं भाई यहाँ पे। उन्होंने बोला कि जो स्ट्रेंथ ऑफ सोयल है, किसी भी सोयल की स्ट्रेंथ जो है लिक्विड लिमिट पे, वो होती है 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उन्होंने बोला कि लिक्विड लिमिट वो लिमिट होती है जिस पे ये स्ट्रेंथ है 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की स्ट्रेंथ है। और जब हम 25 रिवॉल्यूशन कर देते हैं ना, 25 बार रिवॉल्व कर देते हैं, तब आती है ये। मतलब 25 रिवॉल्यूशन के कोरोस्पोंडिंग जो लिक्विड लिमिट जो वाटर कंटेंट होता है, उसको हम बोलते हैं लिक्विड लिमिट। अब इसका एक स्लोप दिख रहा है आपको कि स्ट्रेट लाइन है तो कुछ स्लोप भी आएगा। स्लोप dy/dx इज इक्वल्स टू वाई एक्सिस में W1 माइनस W2 ले लेते हैं, W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय log n1 माइनस log n2। स्लोप कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं। हमको पॉजिटिव स्लोप लेना है, dy/dx इज इक्वल्स टू W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय log n2 माइनस log n1। अब आपको प्रॉपर्टी ऑफ log पता होगा कि n2 log n2 माइनस log n1 होता है log n2 डिवाइडेड बाय n1। W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय log n2 बाय n1। इसको हम बोलते हैं भाई फ्लो इंडेक्स। IF से डिनोट करते हैं इसको हम फ्लो इंडेक्स।
W1 माइनस W2 log N2 बाई N1। भाई याद मत करना, कंसेप्ट समझो और इससे निकाल दो फॉर्मूला, जब भी जरूरत पड़े इंडेक्स ऑफ फ्लो इससे निकाल। सो सभी देश में इसको रबर बेस लेते हैं, इंडिया ने भी रबर बेस लिया। अब भाई पाकिस्तान ने सोचा कि कुछ अलग करते हैं इंडिया से, तो उन्होंने ले लिया मेटल बेस। मेटल बेस लिया उन्होंने देखा कि अब नंबर ऑफ ब्लोज कम, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कम पे ही 1.5 इंच जो है वो पास आ रही है सोयल, कम नंबर ऑफ ब्लोज पे, मतलब नंबर ऑफ ब्लोज कम हो गए। नंबर ऑफ ब्लोज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मतलब वाटर कंटेंट W1 पे, और ऐसे ही N2 भी कम हो गए वाटर कंटेंट W2 पे। सो N1 N2 डिक्रीज हुए हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्लो के, इंडेक्स फ्लो के, फ्लो इंडेक्स के, मतलब इंडेक्स फ्लो, फ्लो ऑफ इंडेक्स इंक्रीज फॉर मेटल बेस। क्वेश्चन आता है पेपर में कि एक मेटल बेस लिया, एक रबर बेस लिया, उससे भी स्मूथ सॉफ्ट बेस लिया कुछ, फ्लो ऑफ इंडेक्स किस में ज्यादा आएगा, मेटल बेस में ज्यादा, फिर रबर बेस में, फिर उससे भी जो सॉफ्ट लिया उसमें कम आएगा, सबसे ज्यादा हार्ड वाले में। सो ये थी लिक्विड लिमिट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, और भी बाकी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेक्स जितनी भी रहती है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।